नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। ड्रग्स केस पर जारी घमासान के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच सियासी घमासान तेज होता हुआ नजर आ रहा है। एक दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का आरोप लगाते हुए धमाका किया था, जिसके जवाब में नवाब मलिक ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान करते हुए उन पर नोटबंदी के बाद जाली नोट के करोड़ों के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगा दिया है। नवाब मलिक के आरोपों पर बीजेपी की ओर से आशीष शेलार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करने वालों से पटाखा भी नहीं फूटा है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कल देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की बात कही थी नवाब मलिक को लेकर, जिसका पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि जब मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस तो उनके कार्यकाल में जाली नोटों का कारोबार फल फूल रहा था। उन लोगों को मोटिवेट किया गया जिन पर सीधे तौर पर जाली नोटों का आरोप था, और जब नोटबंदी लागू हुई तो उस वक्त महाराष्ट्र से कोई भी केस सामने नहीं आया था, केवल देवेंद्र फडणवीस की वजह से। देवेंद्र जी, आप मुख्यमंत्री रहते हुए इस महाराष्ट्र में आपने सारे क्रिमिनल लोगों को सरकारी पदों पर बिठाया, जाली नोट का नेक्सस आपने चलवाया, आपने रियाज भाटी के जरिए पूरी उगाही का काम किया, आपने थाना में कमिश्नर बैठा के कंप्लेंट पूरे महाराष्ट्र की करा के उगाही का धंधा करवाया, और विदेश से खुखाए गुंडे फोन करके सेटलमेंट पुलिस वाले करते थे। और ये सारा खेल आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था। आज जो हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करते थे वो लवंगी फटाका भी नहीं लगा पाए। वो लवंगी फटाका लगाने का भी उन्होंने प्रयास किया तो हाथ उनके जल गए। इस प्रकार का चित्र सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मंत्री नवाब मलिक जी का था। बात तो आप हाइड्रोजन की कर रहे थे, लेकिन माननीय नवाब जी, आपका चेहरा देखकर शायद अब आपको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस प्रकार का आपका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। हाजी अरफात शेख, जिसे देवेंद्र जी ने दल बदल करा के अल्पसंख्यक आयोग महाराष्ट्र का चेयरमैन बनाया था, उसका ये छोटा भाई है। देवेंद्र जी, आप मुन्ना यादव को चेयरमैन बनाते हैं, खुखायत गुंडे को। बांग्लादेशियों को इस शहर के अंदर आबाद करता है, उसको आप माइनॉरिटी मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाते हैं। और जो जाली नोट का रैकेट चलाता है, कहीं छोटे मोटे कोई कार्ड छाप लेके कांग्रेस का नेता बना देता है, रहता है किसी और पार्टी में, काम आपके लिए करता है, और बाद में आप उसे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक आयोग पद का अध्यक्ष बनाते हो। पूरी तरह से आपने राजनीति का क्रिमिनलाइजेशन किया। मुन्ना यादव, हाजी हैदर, हाजी अराफत का भाई समीर वानखेड़े, रियाज भाटी, इंटरनेशनल कॉल, उगाई, थाना में सेटलमेंट, ये सभी जो आरोप करके आपने एक वातावरण निर्माण करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि इन सभी चीजों का और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का कोई भी संबंध आप ना दिखा पाए, ना उसका पुरावा दे पाए, ना उसका कोई संबंध है। जिस प्रकार के आरोप आपने किए, जिन व्यक्तियों का नाम आपने लिया, जिन घटनाओं के प्रति आपने इंगित किया, उसका और देवेंद्र जी का संबंध लगाने का प्रयास, यानी अकबर बिरबल के कहानी में बिरबल नीचे अग्नि और ऊपर हांडी में बिरयानी, वैसे तो खिचड़ी होती है लेकिन नवाब साहब के लिए बिरयानी,
पकाने का जो असफल प्रयास था उस प्रकार का ही वर्णन बिरबल के बिरयानी का किया जा सकता है, उस प्रकार का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा कि रियाज भाटी कौन है, जिस पर बीजेपी ने नवाब मलिक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ तस्वीरें भी दिखाई जिनमें रियाज भाटी के महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ होने का दावा किया गया। तो ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से पेश किए गए। सरकार के मंत्री आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे थे, पर फूटा उनके अपने ही सर पर, इनकी सरकार पर ही वो हाइड्रोजन बम फटा। जिन लोगों के नाम उन्होंने उजागर किए, उन लोगों के दफ्तर का उद्घाटन कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर जी करते हैं। कांग्रेस दल उन्हें बड़ा पद देता है। अब वर्तमान में वे राष्ट्रवादी के नेता है, राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ उनका घूमना फिरना है। सर लेकिन इसमें कुछ नाम बोले, रियाज भाटी को मुंबई पुलिस ने भी कई बार अंडरवर्ल्ड के आरोप में गिरफ्तार किया है। यासिर अराफात बोलते हैं बीजेपी के नेता हैं, इनके साथ क्या कनेक्टिविटी है? मूलतः बुनियादी बात को समझने की आवश्यकता है। जो भाजपा के नेता हैं, उनके भ्राता के बारे में जो चर्चा हो रही है, वह वर्तमान में राष्ट्रवादी का नेता है। इसके पूर्व वो कांग्रेस का नेता था। जगदीश टाइटलर उसके दफ्तर के उद्घाटन के लिए स्वयं आए थे। दाऊद के गुर्गों के साथ इनका जो संबंध, गहरा संबंध जो सामने आया है, क्या उसी को चलते ड्रग माफिया में दाऊद का बहुत बड़ा हाथ होता है? क्या उसी के चलते ये रोजाना पत्रकार वार्ता हो रही है? क्या कारण है? इन बातों का जवाब ठाकरे जी के अगुवाई में चलने वाली सरकार को देना होगा। 24 घंटे बीत गए, इतना गंभीर आरोप पुख्ता सबूतों के साथ करने के बावजूद भी क्यों ठाकरे सरकार उनका इस्तीफा नहीं ले रही? रियाज भाटी का फोटो और उसका आरोप उन्होंने किया, उस पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय या माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, इससे रियाज भाटी का ना कोई संबंध है, ना कोई संपर्क है। और इसके लिए ही शायद स्वयं नवाब मलिक जी ने कहा कि हम आरोप लगाना नहीं चाहते। और फोटो दिखाने की अगर बात है तो ऐसे कितने फोटो दिखाए जा सकते हैं। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ खड़े हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। इस फोटो में वो रियाज भाटी राज्य के कौन से मंत्री के साथ खड़े हैं, जनता उससे जानकारी रखती है। इस फोटो में जन्मदिन की शुभकामनाएं कौन किसको दे रहा है, ये फोटो स्वयं स्पष्ट बताता है। इस फोटो में रियाज भाटी किसके साथ आनंद उठा रहे हैं, आप स्वयं इसको देख सकते हैं। कौन से खेल में कौन सा नेता साथ में चाहिए, ये रियाज भाटी ने स्वयं इस फोटो को उजागर करके दिखा दिया है। तो रियाज भाटी को लेकर लगातार नवाब मलिक सवाल खड़े कर रहे थे कि फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया था रियाज भाटी, जिसे 2 दिन में बरी कर दिया गया। लेकिन अब उसी फोटो के जरिए बीजेपी पलटवार करती हुई कि आखिर बताए नवाब मलिक कि इस फोटो में कौन रियाज भाटी के साथ खड़ा है, कौन उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है। आज नवाब मलिक एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आए। समीर वानखेड़े के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस पर जमकर हमला बोला गया। हालांकि कल अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ रिश्तों की बात देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कही गई थी, जिस पर पलटवार करते हुए नवाब मलिक आज नजर आए। तो नवाब मलिक के देवेंद्र फडणवीस पर एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बचाने का सीधे तौर पर आरोप भी आज लगाया गया और नोटबंदी के बाद जाली नोट के घोटाले का आरोप लगाते हुए समीर वानखेड़े को भी निशाने पर लिया, जिस पर वानखेड़े की ओर से सफाई आने में देर नहीं लगी। न्यूज 18 से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने नवाब मलिक पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और 14 करोड़ 56 लाख नहीं बल्कि करीब 32 लाख के नकली नोट पकड़े जाने का दावा किया। यही नहीं, उन्होंने इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी होने का भी दावा किया। नोटबंदी हो गई पूरे देश में, जाली नोट चाहे पंजाब हो,
2000 के 500 के जाली नोट पकड़े जाने लगे। मध्य प्रदेश में जाली नोट पकड़े जाने लगे, तमिलनाडु में जाली नोट पकड़े जाने लगे, लेकिन आठ अक्टूबर 2017 तक लगभग 1 साल तक महाराष्ट्र में जाली नोट का एक भी मामला सामने नहीं आया, क्योंकि देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। 8 अक्टूबर 2017 को डायरेक्टर इंटेलिजेंस रेवेन्यू ने बीकेसी में एक छापेमारी की, जिसमें 14 करोड़ 56 लाख रुपए के जाली नोट पकड़े गए। और उस मामले को रफा दफा करने के लिए देवेंद्र जी ने उसमें मदद करने का काम किया। जो 14 साल से वानखेड़े साहब जो मुंबई में लगातार पोस्टिंग रहे, उनकी पोस्टिंग जॉइंट कमिश्नर इंटेलिजेंस रेवेन्यू की 1 जुलाई 17 को हुई और उस समय उनके ही पास ये डिपार्टमेंट था। ये छापेमारी या जो भी कार्रवाई हुई थी डीआरआई ने की थी और केस को हल्का करने के लिए यही अधिकारी के जरिए देवेंद्र जी ने सारी मदद की थी। हाजी अरफात के भाई का मामला रफा दफा करवाया था। ये कोई इंसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक ही अधिकारी जिसके ऊपर गंभीर मामले चल रहे हैं, 2 एसआईटी जांच कर रही है, विजिलेंस की जांच हो रही है, और उससे ध्यान भटकाने का खेल कहीं तो नहीं, ये भी सवाल खड़े होते हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर जाली नोट घोटाले में पकड़े गए बीजेपी नेता हाजी अराफत शेख के भाई इमरान आलम शेख को भी अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन बनाने पर भी आरोप लगाया, जिस पर हाजी अराफत शेख ने कहा कि नवाब मलिक का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। चीज़ों का कल खुलासा करूंगा, सारी चीज़ों का जवाब दूंगा और नवाब मलिक जी से इतना ही कहूंगा कि उनके परिवार से कहूंगा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। ये जिस तरीके से हम बचपन में रामलीला देखने जाते थे तो तीर इधर उधर मारते थे, उस तरीके से वो चीज़ें करते हैं। तो मैं उनसे, उनके परिवार से कहूँगा इनका इलाज कराओ। और रही बात ये सारी जो बातें कर रहे हैं, मैं जिस वक्त पे ये हादसा हुआ था उस वक्त मैं शिवसेना का डिप्टी लीडर था और मैं शिवसेना में काम कर रहा था। वो सारी बातें उनको पता होनी चाहिए, उस चीज़ का होमवर्क होना चाहिए। जो लिंक जिस तरीके से वो जोड़ रहे हैं, इस सारी बातों का किसके साथ किसका संबंध है, किसकी बेटी किसके साथ भागी थी, किसका बेटा रशियन के साथ भागा था, ये सारे मैं रखूँगा। अभी बात तो छेड़ी है तो ज़रूर बहुत बातें होगी। मैं हर एक बात का उनका सवाल का जवाब, पिक्चर उन्होंने शुरू की एंड ये हाजी अराफत शेख करेगा, ये सारी बातों का ज़रूर मैं खुलासा करूँगा कि आज जिस तरीके से वो बातें कर रहे हैं, मैंने तो सुना नहीं उन्होंने क्या क्या कहा। आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जो कहा, मैं उस आधार पे आपके साथ। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक पर पलटवार किया। उन्होंने ट्वीट किया, बिगड़े नवाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन हर बार झूठ और मक्कारी की ही बातें हमें सुनाई। लक्ष्य इनका एक ही है, मेरे भाई को बचाना है, इन्हें अपना जमाई और काली कमाई। ये ट्वीट अमृता फडणवीस की तरफ से किया गया। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी, हालांकि नवाब मलिक जो कि सीधे तौर पर यह आरोप लगाते हुए कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री रहते हुए ही महाराष्ट्र में जाली नोटों का कारोबार फला फूला और जो लोग भी गिरफ्तार हुए
उनकी रिहाई भी देवेंद्र फडणवीस ने ही करवाई। और साथ ही जिस अधिकारी पर गंभीर आरोप हमारी तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस अधिकारी को भी बचाने की कोशिश लगातार देवेंद्र फडणवीस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच में पुराना रिश्ता है। नवाब मलिक जो कि सीधे तौर पर समीर वानखेड़े को अभी तक घेरते हुए नजर आए, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी जमकर कई संगीन आरोप लगाते हुए दिखे। तो ये जो है दो लोगों की बातचीत है। एक छठ पूजा कराने के लिए इच्छुक एक पूर्वांचली भाई हैं, मुझे लग रहा है उनका नाम सत्येंद्र बताया जा रहा है, और दूसरे मुकेश सुरयान हैं जो द्वारका विधानसभा में सागरपुर वेस्ट वार्ड के काउंसलर भी हैं और भाजपा के साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं। और ये बात जो हो रही है शिवपुरी पार्क के बारे में हो रही है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि इस पार्क में होती है, आप हमें छठ घाट बनाने दो। और मुकेश सुरयान कह रहे हैं क्या बेकार की बात कर रहे हैं, पार्क में भी कभी होती है कि छठ पूजा। और फिर जब उनसे वो और बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं अच्छा मैंने एमसीडी में लिख दिया, देखेंगे, एमसीडी परमिशन नहीं देगी। अरे आप मेयर हैं, आप वहां के पार्षद हैं, और आप कह रहे हैं कि आपने एमसीडी को लिख दिया वहां। और ये मामला वो मामला नहीं है जहां पे विनय मिश्रा के साथ विवाद हुआ, वो एक दूसरा मामला है। ये एक दूसरे पार्क की बात है कि हर जगह, और वो कह भी रहे हैं अरे हमने कहा होने दी, हमने उस पार्क में भी बंद करवा दी। इस बातचीत में वो ये भी कह रहे हैं कि हमने दूसरे पार्क में भी जो है छठ पूजा बंद करा दी। तो ये भाजपा का जो है असली चेहरा है कि ये छठ का विरोध हर बार हर साल करते हैं, हर तरीके से इसके अंदर किसी ना किसी कारण से लड़ाई झगड़ा करने की, विवाद करने की कोशिश जो है इनकी रहती है। हाँ जी चंदन जी। सांसद प्रवेश वर्मा को रेफर कर रहे हैं क्या? ये कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने हमें लिखित में कहा है कि आप छठ कर लो, और मेयर कह रहे हैं कि मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, एक तो ये विषय था। एक और विषय, क्योंकि थोड़ा वो जरूरी विषय था तो हमने सोचा कि आज ही इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। हम लोग कई महीनों से इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में जब से भाजपा को ये लगा है कि भाजपा में तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी सफाई देते हुए आम आदमी पार्टी के नेता फिलहाल खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां कानपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस से पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित परिवार और आसपास के परिवारों से जीका वायरस के रोकथाम को लेकर बातचीत भी की है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस पर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव समेत स्वास्थ्य विभाग के सभी बड़े अधिकारी, नगर निगम के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। तो ये दो तस्वीरें आप देखिए, पीड़ित परिवारों से मिलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जीका वायरस जो कि कानपुर में लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, कोरोना वायरस के बाद अब जीका वायरस का कहर टूटता हुआ नजर आ रहा है। और कानपुर ऐसा शहर जहां पर सबसे ज्यादा केसेस अब तक सामने आ चुके हैं, और इसी स्थिति को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक बुलाई, अधिकारियों के साथ आज बैठक करते हुए नजर आए और सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इस रोकथाम पर किसी तरह की कोई चूक और लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मित्रों, कानपुर में जीका वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले
1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं विशेष रूप से कानपुर आया हूं। हम लोगों ने यहां पर कुछ अतिरिक्त टीमें भी बढ़ाई हैं। शासन स्तर से भी कुछ विशेषज्ञ यहां पर भेजने के लिए पहले भेजे गए थे, कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। होम आइसोलेशन में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें इस बारे में भी सचेत किया गया है कि प्रयास होना चाहिए कि जो व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहे तो उसके लिए सेपरेट रूम, मच्छरदानी, घर में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। बाकी हमारी जो निगरानी समितियां हैं वह घर घर लक्षण युक्त व्यक्तियों को चिन्हित भी कर रही हैं। सर्विलांस को तेज करते हुए इन्हें हॉस्पिटल भेजने और मेडिसिन किट उपलब्ध कराने में भी अपना योगदान दे रही हैं। और कानपुर में जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर न्यूज 18 इंडिया से यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वायरस को रोकने के लिए अधिकारियों से चर्चा की है और प्रशासन इस मामले में मजबूती से कदम उठा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी। सर, बैठक हुई, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री के साथ, क्या कुछ कहा होगा? जो जीका वायरस जितना निकला है उसका प्रबंधन, अंतर विभागीय समन्वय, नगर निगम, नगर पंचायत और जिला प्रशासन के साथ मिलके कितने टीम चल रहे हैं, कितने टेस्टिंग हो रही है, कितने उसमें एंटीवायरल, फॉगिंग, कितने घरों में टीम जाके अपना पूरा डिटेल ले रही है, ये सारी चीज़ों पर आज समीक्षा गंभीरता से हुई। और जो चल रहा है अभी उसी को हम लोग आगे भी बढ़ा रहे हैं। उसमें पूरा सतर्क है कि किसी तरह की कमी न हो। टेस्टिंग अब यहाँ पर शुरू भी हो गया है यहाँ पर कानपुर में। मुख्यमंत्री ने और कुछ उसमें ऐड किया सर, जो अभी काम चल रहा है, जिस तरीके से 6 किलोमीटर के रेडियस जो प्रेजेंटेशन दिया गया था जिला प्रशासन से और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर, उससे पूरी तरह सहमत थे। सक्रियता बढ़ाने की बात थी और उसमें जो सर्विलेंस ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये जीका वायरस जितने भी हैं इनका टेस्टिंग और सर्विलेंस करके इनका ट्रीटमेंट करना तत्काल उसको उसी तरह से रहेगा। और दिल्ली में अफगानिस्तान के हालात पर हो रही बैठक में शामिल होने पहुंचे 8 देशों के एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक में 8 देशों के एनएसए शामिल हो रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में रूस और ईरान समेत 8 देशों के एनएसए शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में चीन और पाकिस्तान बैठक में शामिल नहीं हुआ। तो अफगानिस्तान के मसले को लेकर यह बैठक हुई। 8 देशों के एनएसए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात।